आज हम बात करेंगे मोस्ट टॉक्ड बट मोस्ट इग्नोर सब्जेक्ट जो हमारे प्रीलिम्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं सी सेट, जो कि हमारा पेपर 2 होता है। ठीक है। और इसके बारे में हम बात तो बहुत करते हैं, इतना ज़्यादा हमें पता भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, थाउजेंड में स्टूडेंट होते हैं जिनका जीएस में कट ऑफ से इवन 10 नंबर प्लस होता है, बट वो सी सेट में फेल हो जाते हैं। सीसेट में वो 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। ठीक है। और ये एक ईयर नहीं, वो कंटिन्यूसली सीसेट में 2 से 3 अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनका सीसेट ही क्लियर नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उनको पता है कि सीसेट हार्ड आता है, लेकिन जीएस की हिपोक्रेसी ऐसी है कि सीसेट पे फोकस ही नहीं हो पाता, सीसेट पे फोकस ही नहीं कर सकते। ठीक है। फिर चाहे वो 2023 के पेपर की बात कर ली जाए, ठीक है, जो ये सीसेट का पेपर है जिसको हम कहते थे कि सबसे हार्ड पेपर जो आया था सीसेट में 2023 का, ठीक है, या फिर 2024 की बात कर ली जाए। 2023 में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद 2024 में यूपीएससी ने इजी नहीं किया, यूपीएससी ने सीसेट को 2024 में इजी नहीं किया, बल्कि उसने अपना और हार्ड बनाने का ट्राई किया। तो सीसेट ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आपको बिल्कुल डिसाइड कर सकता है कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं, इतना ये इम्पैक्टफुल होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट की इसमें, कि उनको पता है कि उनको मैथ नहीं आती, उनको पता है कि उनका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं सही है, फिर भी वो इस पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि सीसेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सीसेट को टाइम देना मतलब टाइम को वेस्ट करना, खराब करना, इससे अच्छा जीएस पढ़ लिया जाए। ठीक है। और इसी चक्कर में भाई उनका 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट खराब होते जाते हैं। ठीक है। तो सीसेट को इग्नोर करना आपको पूरा यूपीएससी कैरियर खा सकता है सीसेट आपका। ठीक है। और जैसे अब सीसेट आ रहा है भाई, वो तो कह रहा है कि जीएस को आप प्रीलिम्स के टाइम पे कम टाइम दीजिए, सीसेट को ज़्यादा दीजिए। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो समझ सकते हैं ये। तो आज हम क्या करेंगे, सीसेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, हम कह सकते हैं कि जो इजी टू मार्क है, इजी टू मार्क, जहाँ से आप एटलीस्ट 48 to 50 नंबर्स केवल उसी सेक्शन से ले आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि उसमें हमारी अगर कॉम्प्रीहेंशन में आपकी एक्यूरेसी 90% हो गई तो आप सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे। इवन कि आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो आप 10 क्वेश्चन और कहीं से आपको करना पड़ेगा, तो 5 to 7 क्वेश्चन इवन, कि आप सी सेट क्वालिफाई कर लें। जैसे कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 27 से 30 क्वेश्चन तक कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, इसी बीच वेरी करता है। ठीक है। और अगर 27 से कम आया तो वो सोच लो आपकी किस्मत उस साल खराब है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में कम दिया, नहीं तो 27 से 28 29 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें कि अगर 27 क्वेश्चन है और 2.5 मार्क्स ईच है, तो कितने हमारे 67 पॉइंट समथिंग मार्क इसी से हो जाएंगे। और जो कि हमारा मतलब यही कट ऑफ होता है, तो 70 तक हमें कट ऑफ सोच के रखना है कि सी सेट में हमें 70 प्लस आने चाहिए, जबकि 80 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। तो पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें से 3 से 4 जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि मतलब उसमें आपको टू ऑप्शन में टू ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। टू आप उसको कट कर सकते हैं, बट टू में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन हटा दें, तो अगर हम बात करें कि अगर आपने 25 कॉम्प्रिहेंशन कर लिया और ईच में 2.5 मार्क्स आपको मिले, ठीक है,
तो आपके कितने ये हो जाएंगे, आपके अराउंड 60 के अराउंड मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर भी। लेकिन अगर मान लीजिए 25 भी नहीं कर पाए, 20 से 21 ही आपने अटेम्प्ट कर पाए, तो भी आपके 50 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से लेकर आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आज हम ये पेपर में ट्राई करेंगे, इसमें देखेंगे कि सीसेट को कैसे सॉल्व करें जिससे हमारी 90% एक्यूरेसी हो जाए। जिससे आप जो 15 से 16 क्वेश्चन है उसमें तो आप केवल देख कर और बहुत ईजिली 100% एक्यूरेसी हो जाएगी। और उसके बाद जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक्यूरेसी 70% 60% जो भी मेंटेन कर पाते हैं वो मेंटेन करने का इसमें सिखाया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन एंड यू शुड रेडी फॉर द किंग। सीसेट में किंग बनना है तो अब इसको आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, और हाँ नेक्स्ट वीडियो इस पे लाना है तो बताइएगा, ठीक है। और हमारा अप्रोच क्या होगा सीसेट में, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। क्यों ऑप्शन हम पहले देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही हमें बताएगा कि हमें कहाँ पर फोकस करना है, हमारा फोकस किस पॉइंट पर होना चाहिए, हमारा फोकस कहाँ पर अटेंशन होना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन पता होगा तो इतनी बड़ी बुक भी दे दी जाए तो हमारा फोकस केवल क्वेश्चन वाली लाइन पर हमारा जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने का ट्राई करेंगे। और मैं कुछ आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, कुछ आपको कीवर्ड एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आप इजीली उसमें से 15 से जो 16 क्वेश्चन होंगे उसमें से आप किसी में 3 ऑप्शन और किसी में 2 ऑप्शन आप इजीली केवल बिना पढ़े हुए कॉम्प्रिहेंशन आप क्या कर लेंगे, उसमें 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये 2023 का पेपर है, इसके बाद 2024 का करेंगे। क्यों अभी 2023 का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इसमें एग्जैक्ट यूपीएससी की आंसर की आ गई है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, देखेंगे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा एज मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2023 का। देखिए ये हमारे ऑप्शन है ABCD, और हम पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल, मतलब आप ऐसे कोई हवाई बात नहीं करनी है, मोस्ट रेशनल चूज करना है इसमें, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि इमीडिएट एक्शन पर बेस्ड हो। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको रेशनैलिटी पे जानी है, आपको मतलब कंसीडर्ड हो गया या कुछ माना जा रहा है वो नहीं देखना है, आपको फैक्ट बेस्ड आपका आंसर हो जो आप चूज करें वो होना चाहिए। और वो भी क्या होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, मतलब बहुत लार्ज ओरिएंटेड एक्शन आप नहीं चूज करेंगे, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, हवाई बात नहीं हो गई। तो डी नंबर से शुरू करते हैं। कह रहा है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में जो वाटर की डिमांड है उसको रिड्यूस करना चाहिए। क्या बताइए ये इमीडिएट सॉल्यूशन हो सकता है क्या, वाटर डिमांड जो एग्रीकल्चर की है या इंडस्ट्री की वो तुरंत डिक्रीज की जा रही सकती है, नॉट अ मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन, इसको आप इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि वाटर आप इंडस्ट्री में जाएंगे और तुरंत कहेंगे कि हाँ जो वाटर क्राइसिस है। और इवन दैट अगर वाटर की जो क्राइसिस है वो केवल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के रीजन से नहीं है, वाटर की क्राइसिस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं भी है और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल भी नहीं, फिर भी इसको होल्ड कर ले, वैसे ये इनकरेक्ट होगा। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिकल नॉलेज लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इनकरेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड, ओके, इसको भी होल्ड करते हैं। कह रहा है कि ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, करें जितने भी रिवर सिस्टम है कंट्री में
उनको लिंक कर दिया जाना चाहिए ह्यूज एक्विफायर से पूरे। मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब ये रेशनल है? ये इमीडिएट सोल्यूशन है कि सारे रिवर को लिंक कर दिया चाहिए? इतना इमीडिएट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं है कि जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी एक्विफायर्स हैं, उन सबको लिंक कर दिया जा सके। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो वाटर एलोकेशन के सेक्टर में काम करे, कि इंडस्ट्री को कितना वाटर मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर को कितना मिलना चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो प्रैग्मेटिक हो। ठीक है, कितना अच्छा इसमें बात किया है। फिर भी अब हम देखेंगे, क्या क्या हम ट्राई करेंगे देखने का। हम अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा बिल्कुल इंटरेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब हम जब अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो ये ट्राई करेंगे कि हम देखें कि कहीं भी क्या उसने वाटर चैनल की बात की है, कहीं भी उसने वाटर चैनल की बात की है कि नहीं। ठीक है, क्या उसने वाटर ट्रांसफ़र की बात की है? अगर कॉम्प्रिहेंशन में बात की होगी तभी हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम इसको चूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक होल्डर को वाटर अलोकेशन की बात की गई है। और अलोकेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर भी आप देखिए कीवर्ड एनालिसिस अलोकेशन। ठीक है, इसी में ऐसा पॉइंट है जो आपको दिख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वाटर चैनल हमको चेक करना है, लेकिन अभी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर लग रहा है? ये लग रहा है। ठीक है, देखना ट्राई करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। एक्टिव रीडिंग आपको करनी है, जो आपको उसमें लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस कीवर्ड है, उसको आपको बिल्कुल मार्क कर देना है उसी टाइम। तो कह रहा है कि बी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ओके, तो यहाँ पर यह दिखाया गया कि कैसे क्राइसिस है रिवर वाटर शेयरिंग में। ऑफ द मेजर 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्टेट्स। तो ये डाटा आपको याद नहीं रखना, बस इससे ये क्या पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में कितना वाटर की प्रॉब्लम है, या वाटर की प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द वाटर स्टेट्स रीजन। फिर वाटर क्राइसिस की बात की उसने। फिर कह रहा है कि आ थर्ड ऑफ होम लिव इन द वाटर स्कार्स एरियाज। फिर वाटर क्राइसिस, अभी ये पूरा वाटर प्रॉब्लम की बात कर रहा है, वाटर क्राइसिस की। ठीक है, इतना हमें पता चला। अभी इसमें कहीं चैनल्स की लिंकिंग की, रिवर की लिंकिंग की कोई बात नहीं हुई है। फिर कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है, द डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस एंड इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्जरवेट वाटर स्ट्रेस। कह रहा है कि एग्रीकल्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और क्लाइमेट चेंज, ये सब और वाटर क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर स्टेक होल्डर दे दिया है कि कौन कौन से वाटर क्राइसिस को इंक्रीज कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, और हमें सॉल्यूशन बताना है। तो हमारा जो डी ऑप्शन था कि हाँ डिमांड इसमें इसमें कम कर दो, वो प्रॉब्लम था, वो सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया था। फिर देखिए अभी तक यहाँ कहीं सॉल्यूशन की बात नहीं की गई। फिर कहे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, बस इतना बात की गई कि हाँ वाटर पर स्टेट की ज़्यादा पावर्स है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि स्टेट और सेंटर को एक प्रैग्मेटिक और पॉजिटिव अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अभी तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, अभी तक हमें ओरिएंटेड एक्शन नहीं मिला, बस हमें अभी तक ये पता चला कि हाँ सेंट्रल थीम क्या है, वाटर क्राइसिस बता रहा है अभी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि की, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन द कॉम्पीटिंग डिमांड्स, डिफरेंट सेक्टर हैं, डिफरेंट स्टॉक होल्डर हैं, of various stockholder is a basin based approach to allocate water among constituent regions and states। हमें बेसिन वेस्ट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया क्या कि बेसिन वेस्ट अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, मतलब यहाँ पर अलोकेट करो वाटर डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होल्डर के बीच। ठीक है, फिर
क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, अभी अब सॉल्यूशन यहाँ से आपका शुरुआत हुआ है, ऊपर सारा फिर वाटर का प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, सॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू हुआ है। फिर कह रहे हैं कि allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria। असेसमेंट कैसे करोगे, आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। असेसमेंट आप कैसे करोगे, जब आपके पास कोई लीगल राइट्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है, ठीक है। कह रहे हैं कि रिक्वायर असेसमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज स्पेसिफिटीज ऑफ द रिवर बेसिन, होना चाहिए साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। देखिए सारे स्टॉक होल्डर को इसने इंक्लूड कर रहा है। एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड डिमांड, इफिशियंसी ऑफ वाटर भी कर, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज etc, while ensuring environmental needs of the river and aquifers। अब आप फिर से ऑप्शन देखिए, ये तो आपको जब एक्टिव रीडिंग करना है तो बहुत फास्ट करना है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या 1 मिनट, क्या कहीं भी पूरे आपने फ्रेज पढ़ लिया, पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, कहीं भी उसने ऐसी बात की गई कि रिवर लिंकिंग कर दो? बिल्कुल नहीं बात हुई, कहीं भी बात नहीं हुई, पूरा हमने पढ़ा, आपके सामने पढ़ा। वाटर चैनल बनाने की भी बात नहीं हुई कि वाटर डेफिसिट से वाटर सरप्लस रीजन में वाटर ट्रांसफ़र कर दो। सीधा प्रॉब्लम की बात की, फिर कहा कि असेसमेंट कर लो, ठीक है, ये कर दो, ठीक है। फिर इसमें डी क्या कह रहा है कि टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर। कहीं भी कहा उसने कि एग्रीकल्चर इतना वाटर यूज कर रहा है, इंडस्ट्री इतना वाटर यूज कर रही है, उसको डिक्रीज करना चाहिए, कहीं भी बात की उसने? बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन में उसने बात नहीं की। अब हमें खुद से एज्यूम नहीं करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, एज्यूम नहीं करना, जो कॉम्प्रिहेंशन में है उसी पर। कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पार्ट पूरा प्रॉब्लम बता रहा था कि हाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब में वाटर की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ रही। और सेकंड सेक्टर में क्या कह रहा था कि असेसमेंट करो और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक होल्डर थे उनको अलोकेट करो वाटर की कैसे करना है। तो ये क्या, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा असेसमेंट और अलोकेशन के लिए। कीवर्ड एनालिसिस क्या था डायरेक्टली आने का, कि अलोकेशन ऑफ वाटर कैसे करना पड़ेगा, अलोकेशन शुड बी मेड डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन पे स्टिक रहना है। यहाँ पर क्या बोलता है कि योर आंसर टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। इसका मतलब आपका आंसर पैसेज पर ही वेस्ट होना चाहिए, आप और नहीं सोचेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस के पॉइंट को नहीं सोचेंगे, आप जीएस सोच सकते हैं, आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं जीएस का सोच करके, आप ऑप्शन का असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आंसर जब आप फाइनल निकालेंगे तो इसको जो कॉम्प्रिहेंशन देगा उसी पर आप सोचेंगे। जीएस आप किस एक एरिया में सोच सकते हैं, जीएस आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब कोई एक्सट्रीम बोल देता है, जैसे वहाँ पर बोला कि ऑल रिवर शुड बी लिंक्ड, कितना एक्सट्रीम है, ठीक है। जब ऐसा बोल देगा, या कहीं ओनली लगा देगा, या कहीं बोल दे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, तो फिर वहाँ पर आप जीएस आंसर लगाएंगे कि ऐसा मतलब क्या यूपीएससी आपको आईएएस ऑफिसर बना रहा है, आईएएस ऑफिसर आपके ऊपर पूरा डिस्ट्रिक्ट का भार होगा, तो क्या आपको ये सिखाएगा कि ये इम्पॉसिबल है, क्या ये प्रॉब्लम अगर दंगा होगा तो इम्पॉसिबल टू कंट्रोल दैट, क्या ये आपको यूपीएससी टीच करना चाहेगा आपको? ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है। यूपीएससी को ये नहीं करना कि प्रॉब्लम आपको बता के वहीं छोड़ दे ना। तो यूपीएससी का जो कॉम्प्रिहेंशन भी होता है वही बेस्ड होता है। आप सारे यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन उठा लीजिए, कहीं आप नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट के वो अगेंस्ट है कम्प्लीटली, कहीं आप नहीं देखेंगे कि वो किसी कम्युनिटी किसी कंट्री के अगेंस्ट वो बिल्कुल बोल रहा है, नहीं देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसने ओवर द ईयर्स अपनी एथिक्स है उसको होल्ड कर रखा है। वो अलग बात है, इससे क्लियर करने वाले ना होल्ड करें, लेकिन उसने होल्ड कर रखा है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो पहला सॉल्व हो चुका, आप सेकंड पर चलते हैं।
सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि पहले को ऑप्शन पर फिर से चलेंगे हम, ठीक है। हमारा पहला यही अप्रोच होता है कि पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि which of the following statement best reflect the implied by the message, what is a message, मतलब what is the crux। आप इससे जब भी ऐसा करें तो इसका क्रक्स क्या है इस पैसेज का ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एक दो ऑप्शन यहीं से डिसकंटिन्यू करते हैं, क्लियर करते हैं। कह रहा है कि लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आवर। ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा पॉजिटिव बात करता है, ये हम वहाँ पर देखेंगे। लेकिन हमें इतना याद रखना कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो हम ये वर्ड फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, क्या स्किल डेवलपमेंट कहीं पर वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर फर्स्ट कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए 2023 का है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आप ये मत सोचना कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आप पूरा का पूरा ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। 2023 का टफेस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। फिर उसको भी हम देखेंगे, और लेकिन जब देखेंगे तो हम कहेंगे तो ये देखेंगे क्या एजुकेशन सिस्टम वो भी रूरल एरियाज में चेंज करने की बात कर रहा है, ये पॉइंट हम उसमें ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स स्पेशल अटेंशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्यों केवल स्किल्ड वर्कर को न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो कोई अनस्किल्ड काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि एमजी नरेगा में अनस्किल्ड लेबर मिलता है, तो क्या उनको हेल्थ न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है? यहाँ ऐसे आप जीएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि क्या यूपीएससी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगा कि हाँ स्किल्ड वर्कर को या किसी कम्युनिटी को ओनली हेल्थ प्रोवाइड किया जाना चाहिए? नहीं करेगा। फिर कह रहे कि फॉर रेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनवाइसेज बाय द अटेंशन शुड बी पेड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, ठीक है। हेल्थ और न्यूट्रिशन, लोगों के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करना है। तो ये अभी हमारा एक इनकरेक्ट हुआ है। हमें क्या क्या फोकस करना है ये याद रखना कि हमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना है। इन तीन वर्ड को माइंड में रख लो कि न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ मेन वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम एनीमिया। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम बताया है, केवल आपको ये याद नहीं रखना है एनीमिया से प्रॉब्लम है कि क्या, यहाँ पर प्रॉब्लम बताया गया है, इतना आपको पता रहना चाहिए कि हेल्थ प्रॉब्लम की बात की। फिर कह रहे कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम द 5 to 10% लेस प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या लेस प्रोडक्टिव है? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है, इनकी इफ़िशियंसी जो है इकॉनमी में वो कम है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात कर रहा है वर्किंग कंडीशन की, कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है इकोनॉमिक पोटेंशियल की, ठीक है। फिर भी हम ये देखते हैं कि हेल्थ क्या कर रहा है, इम्पेक्ट कर रहा है लोगों के काम को, ठीक है। इतना यहाँ से समझ में आ गया हमें। फिर कह रहे कि दे कुड बी एज रिजल्ट ऑफ देयर फोर, मतलब इससे ज़्यादा हो सकते थे। फिर कह रहे कि इंडिया आल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, फिर एक हेल्थ प्रॉब्लम बताया, हेल्थ प्रॉब्लम ही बताया। tuberculosis burden in the world costing 170 million work days to the countries annually। फिर वर्क डेज की बात की, वर्क डेज हो गया हमारा या प्रोडक्टिविटी हो गई, ये किस सेंस में लेते हैं हम? इकोनॉमिक सेंस में लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ वर्किंग मैन की सेंस में लेते हैं हम, इफिशियंसी देखते हैं लोगों की। जब लेबर कॉस्ट यहाँ पर कहे, यहाँ पर और क्या कर रहा है, वर्क डेज लेबर कॉस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हेल्थ कैसे लोगों के लिविंग लाइफ को और उनके काम को इम्पेक्ट कर रहा है, उनके वर्क को कैसे निगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, यही बात कर रहा है ना कहीं, ठीक है। फिर देखते हैं, अभी हमने कहीं स्किल डेवलपमेंट नहीं देखा, ये भी आप याद रखना। कहीं हमने ये नहीं देखा कि एजुकेशन सिस्टम रूरल एरियाज में चेंज करना चाहिए, ये दोनों कहीं नहीं देखा। तो अभी हमने हेल्थ पर ही पूरा फोकस दिया है और हमारी इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। फिर करें कि बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। फिर प्रोडक्टिविटी की बात की,
नाउ इज अ लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। कह रहा है कि हेल्थ का जस्ट ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा कि उसकी प्रोडक्टिविटी जा रही है इंसान की, बट फ्यूचर में जो हमारा पोटेंशियल है वो भी कम हो रहा है। किस सेंस में? वर्किंग डेज में। किस सेंस में? हमारे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल जो है हमारा वो खराब हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल जानते हो किस सेंस में लेते हैं? ह्यूमन कैपिटल हम इकोनॉमिक सेंस में देखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको इकोनॉमी पढ़ी होगी तो पता होगा। फिर कह रहे कि इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट मैनी मेजर्स। अभी देखो, अभी तक हमने कहीं भी स्किल डेवलपमेंट की बात और एजुकेशन नहीं देखा है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग दैट क्लियर दैट ऑन मैनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, मालनरिश्ड जो है, जिसको न्यूट्रिशन, यहाँ पर आपको क्या मिल गया? न्यूट्रिशन। तो हमें फोर्थ ऑप्शन का न्यूट्रिशन मिल चुका है, हेल्थ मिल चुका है, ठीक है। कह रहे कि मालनरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 और 3 टाइम्स वर्स देन दियर एडिक्वेट नरिश्ड पीयर्स। मतलब जो बढ़िया जिसकी न्यूट्रिशन मिलता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, और जो मालनरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन से जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन से कैसे उनका परफॉर्मेंस खराब हो रही, इवन कॉग्निटिव एबिलिटी भी उनकी खराब जा रही, ठीक है। उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो रहा क्योंकि मालनरिश्ड है वो। मालनरिश्ड मतलब आप इतना ही समझिए कि न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। अभी तक केवल 2 चीज़ की बात हुई कि न्यूट्रिशन और हेल्थ कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल और प्रोडक्टिविटी। पूरा अभी तक फ्रेज यहीं पर घूम रहा है, आप और कहीं कुछ ना सोचना। फिर यहाँ पर देखिए, फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर दिस वाज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, ठीक है। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की बात की कि ऐसी इकॉनमी जो स्किल्ड वर्कर पर डिपेंड करती है उसके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। हेल्थ और जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडिया डेमोग्राफिक आउटलुक। डेमोग्राफिक आउटलुक मतलब कितने यूथ हैं, कितने यूथ हमारे ऐसे हैं जो मतलब जिनकी वर्किंग कंडीशन, जिनकी हेल्थ कैसी है, ये सब, ठीक है। डेमोग्राफिक आउटलुक हम किस सेंस में लेते हैं? इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में। जितना अच्छा हमारा डेमोग्राफिक होगा उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी? इकॉनमी होगी, उतनी अच्छी हमारे इकॉनमी में इकॉनमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, क्या कहीं भी ऑप्शन में एजुकेशन सिस्टम की बात की है कि और रूरल एरियाज का वर्ड भी मेंशन किया है? नहीं किया गया काम से। फिर क्या इस स्टेटमेंट में ये कहा कि स्किल लार्ज स्केल, एक मिनट, क्या स्टेटमेंट में ये कहा कि लार्ज स्केल स्किल और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए नीड ऑफ आवर? आप पूरा का पूरा फ्रेज पढ़ लेंगे तो केवल क्या बात की है कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उससे प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो रही है। फिर उसमें कहा कि न्यूट्रिशन वो भी एक हेल्थ प्रॉब्लम ही है, और उससे प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो रही। एक बार उन्होंने स्किल की बात की है, बट वो कैसे सेंट्रल पैसेज और पूरा मतलब क्रक्स हो सकता है, वो भी उन्होंने बात की कि ऐसी कंट्री जो पूरा स्किल्ड वर्कर पर डिपेंड है उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी। स्किल्ड वर्कर पर डिपेंड मतलब स्किल्ड वर्कर है, तो स्किल डेवलपमेंट की कहीं भी ऐसी बात नहीं की है। और वैसे भी बात करें तो जो न्यूट्रिशन है और जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है पूरे पैसेज में, रेदर देन द स्किल एजुकेशन। ये सब ओनली स्किल वाला हमने कट कर दिया था, ये तो कहीं बात ही नहीं की गई है। फिर देखते हैं कि ये देखो, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी, फॉर द हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इन्वेसाइज बाई द अटेंशन शुड बी पेड ऑन हेल्थ। यही तो बात किया कि एनीमिया है इंडिया, मतलब एनीमिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, फिर माल नरिश्ड है, फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। पूरा ये पैसेज वही तो बात कर रहा है। प्रोडक्टिविटी किस सेंस में हम देखते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पूरा पैसेज आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया। ये सब बहुत ईजी मार्क क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा अपने माइंड पे कंट्रोल रखना था, ठीक है। आपको कुछ ऐसे जो वर्ड हैं वो आइडेंटिफाई करने थे क्वेश्चन में, और वही वर्ड आपको देखने थे कि क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहीं पैसेज में। और क्रक्स की जब बात करें तो सेंट्रल थीम आपको देखनी होती कि मेन फोकस किस पे है इसका। जब कहे कि कौन सा मैसेज दे रहा है ये कॉम्प्रिहेंशन या ये पैसेज, तो आपको मेन मैसेज पर फोकस करना होता, उसके इर्द गिर्द नहीं घूमना होता, मेन मैसेज पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट पर चलें, कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर देखिए ये 3, फिर इसके आंसर पहले देखते हैं, आंसर इन द सेंस कि पहले ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स करता है मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो पैसेज पढ़ना है, उसमें मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, हवा हवाई बात नहीं, और रेशनल पॉइंट जो होना चाहिए, मैसेज जो है वो देखना है। तो मैसेज इन द सेंस क्या है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें की गई हुई, इधर उधर की कुछ बातें कह सकते हो कि बेवकूफ़ी वाली भी होंगी, लेकिन आपको उसको सेंट्रल थीम पकड़ना है, और सेंट्रल थीम में ये देखना है कि उसका जो मोस्ट लॉजिकल जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, आप जब एस्से लिखते हो, अगर आप पर कहा जाता है कि जब आप एस्से लिखे, जब यूपीएससी मेंस में आप एस्से लिखते हो, तो क्या आप जो टॉपिक होता है एस्से का उसी पर आप स्टिक रहते हो? कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी उस टॉपिक से बाहर चले जाते हो, लेकिन जो आपका एस्से रिवॉल्व होता है, जो उसका सेंट्रल मैसेज होता है, वो हमेशा टॉपिक पर ही डिपेंड रहता है। हमेशा आप टॉपिक को ही जस्टिफाई करते हो, भले आप वो कहीं दूसरा पॉइंट देकर उसको समझाने का ट्राई करो उस एस्से से बाहर जाकर। तो आपको उस टॉपिक को बताना है, यहाँ पर टॉपिक को बताना है, आपको वो नहीं बताना जो आपने एग्जाम्पल देकर समझाने का ट्राई किया इधर उधर से। ठीक है, देखिए अगर आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, आई श्योर यू दैट कि 50+ मार्क्स आप कॉम्प्रिहेंशन में ईजिली ले आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन पर फोकस कीजिए। कह रहे हैं सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, मैंने क्या कहा था कि यूपीएससी क्या ऐसा कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या है कि इम्पॉसिबल, मिटिगेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये तुरंत इनकरेक्ट हो गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉसिबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग ड्रिवन रिस्पॉन्स हो सकता है, क्विक नहीं हो सकता, और ये नॉट पॉसिबल तो खत्म ही, अगर नॉट पॉसिबल है तो रिस्पॉन्स से भी कुछ नहीं होने वाला। फिर कह रहा है रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडाप्टेशन डिसीजन। रिस्क परसेप्शन मतलब उनको बताना चाहिए, फार्मर को ये बताओ कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो वो अपने एडाप्टेशन उसी प्रकार से लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं, ये तो पूरा पॉजिटिव बोल रहा है, इसमें कहीं भी निगेटिव की बात नहीं की, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये अभी होल्ड करते हैं। फिर कहेगा क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री, इसको भी होल्ड करना पड़ेगा, आप इसको कहीं से भी गलत नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं कि अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज की अडॉप्टेशन है, क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं यार, उसमें एक ऑल मेंबर या सोसाइटल अप्रोच होना चाहिए, सभी लोग उसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी होगा। और जब भी ऐसा यूपीएससी ऑप्शन दे आपको, ये आप याद कर लेना, जब भी आपको यूपीएससी ऐसा ऑप्शन दे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की ओनली, या स्टेट गवर्नमेंट की है, या ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, या इसकी केवल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर आप बिल्कुल सचेत हो जाइए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, इन दो को देखना है। फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो हम क्या ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कि क्या पूरे में कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज से गवर्नमेंट को रिलेट किया है, और हम ये फाइंड आउट करेंगे इसमें, ये तो भाई इनकरेक्ट ही है, तो रहने देते हैं। और इसमें क्या हम फाइंड आउट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज ने क्या लैंड यूज पैटर्न के रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, लैंड यूज पैटर्न और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड फॉर फाइंड आउट करने। फिर हमें देखना है कि रिस्क परसेप्शन देखना है, और अडाप्टेशन की, जहाँ अडाप्टेशन की बात होगी वहाँ हम जाएंगे। वैसे जो अडाप्टेशन वर्ड है बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, और ऐसे वर्ड जब किसी भी ऑप्शन में आ जाते हैं, वो ऑप्शन की जो करेक्ट होने की चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा पैसेज पढ़ेंगे
और देखेंगे कि कहीं पर हमें जो जो वर्ड याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड पे फोकस करना है। परसेप्शन, अडॉप्टेशन, कि फार्मर का कैसे परसेप्शन होना चाहिए अडाप्टेशन का। फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है ओनली। और फिर एक में बात की गई लैंड यूज चेंज पैटर्न की। ये 3 वर्ड हमें ध्यान में रखना है, केवल 3 कीवर्ड, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड पोजेस लो अडेप्टिव कैपेबिलिटीज। वही फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या वही दे रहा है कि इंडिया में क्या है कि फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल्स हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है अच्छे से, तो उनकी अडेप्टिव कैपेबिलिटी जो है वो कम है। तो यहाँ पर क्या करें कि क्लाइमेट चेंज और फार्मर्स के अडेप्टेशन गैप की बात कर रहा है ना। फिर कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज परहेप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट, और उसकी यहाँ पर अब रीजन भी बता रहा है कि क्यों है ऐसा। कह रहा है कि क्रेडिट एंड अदर कॉन्स्टेंट के रीजन से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडॉप्टेशन। ऑटोनोमस अडॉप्टेशन मतलब क्या हुआ कि केवल गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेगी, पूरा गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि केवल ये फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ये केवल किसी और मतलब एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस अडॉप्टेशन नहीं हो सकती, या केवल एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर चला गया, जो कह रहा था कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली गवर्नमेंट, और बेसिकली गवर्नमेंट ये चला गया, ठीक है। डू द मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गया और फोर्थ पहले से ही चला गया था। अब हमें फोकस करना है लैंड यूज पैटर्न और पॉलिसी चेंज ऑफ गवर्नमेंट पर, ठीक है। फिर क्लाइमेट इवन इफ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट सफिशिएंट। इवन अगर ऑटोनोमस अगर गवर्नमेंट का केवल अडॉप्टिंग हम एजेंसी बता दें, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के। टू डील विथ दिस, अब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, ये आपको यही पूछा गया है उसमें, मोस्ट रेशनल और आप ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन होगा वो। अब यहाँ पर आप फोकस करें, टू डील विद दिस एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज इज अ पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब बहुत ही स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए, फिर देखिए पैरामाउंट अलॉन्ग साइड फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर कहे कि अनदर सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन की बात, पहला कह दिया कि पूरे स्टेक होल्डर सबको इंक्लूड कर लो, और सेकेंड सोल्यूशन बता रहा है कि अनदर सोल्यूशन इज टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन एडॉप्टेशन, ठीक है। एक टारगेट बेस्ड एडॉप्टेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी भी हमें कहीं लैंड यूज क्लाइमेट चेंज इसकी बात नहीं की गई। which would require the government to come up with the policy recommendation, गवर्नमेंट को कह रहा है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन के साथ आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि परसेप्शन, हमें ये फोर्थ या थर्ड ऑप्शन ये दिख रहा है, परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर एडाप्टेशन। यहाँ इसका मतलब जानते हो क्या कह रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो परसेप्शन है, वो माइंड लेवल पर आपका परसेप्शन चेंज होना चाहिए क्लाइमेट के रिगार्डिंग। यही बात है ना, परसेप्शन की बात है। पूरा सेंट्रल थीम कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज में आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लो, स्टेक होल्डर को, लेकिन जब तक आप परसेप्शन नहीं चेंज करते तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज के जो एक्शन क्या है वो परसेप्शन पर डिपेंड है। वेदर ऑफ फार्मर्स अडॉप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट। यही तो है कि फार्मर्स क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि उसको ये समझ में आ रहा है कि उसका परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पूरा देखिए, फिर कहेंगे हाउ एवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडॉप्टेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। पूरे में देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ पैसेज कि फार्मर को कैसे क्लाइमेट चेंज उनको अडॉप्ट करने से प्रॉब्लम है, फार्मर क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। फिर मतलब सेंट्रल थीम पूरा फार्मर पर ही घूम रही थी। फिर क्या कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो परसेप्शन डेवलपमेंट है, और परसेप्शन किसका, फार्मर्स का आप परसेप्शन डेवलपमेंट करो कि वो कैसे परसेप्शन डेवलप करते हैं, और फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि फार्मर कैसे परसीव कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के रिस्क को। पूरा मतलब कहीं भी हमने क्या ये देखा कि ये
पैसेज कह रहा हो कि हमें लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री जो है वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हो, हमें लैंड यूज पैटर्न ही नहीं कहीं देखा पूरे ऑप्शन में, इनकरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट ही था। वहाँ पर क्या कहा था कि ऑटोनोमस, और पहली बात वहाँ पर ऐसा कहीं फोकस ही नहीं किया कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, फिर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये तो कहीं बात ही नहीं कि हाँ इम्पॉसिबल है मिटिगेशन। और मिटिगेशन से ज़्यादा अगर आप देखोगे ना तो एडॉप्टेशन की बात की गई है फ्रेज में, एडॉप्टेशन की। और फिर मैं कहता हूँ कि कीवर्ड एनालिसिस क्या है कि देखो सबसे ज़्यादा वर्ड कहाँ, पूरा पैसेज देख लोगे तो परसेप्शन, परसीव्ड, ठीक है, उस पर बात की गई है। और बात की गई है कि कैसे फार्मर्स परसीव करता है और वो उनको मोटिवेट करेगा कि क्लाइमेट चेंज डिसीजन ले, तभी वो डिसीजन ले सकते हैं ना। तो ये सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज पे फोकस कीजिए, पूछे या ना पूछे, और सेंट्रल थीम का जो क्रक्स हो वो जो पूछे वो आप बता दो। अगर सेंट्रल थीम आपको आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आपको ये पूछता है कि लॉजिकल क्या है, तो लॉजिकल यही है सबसे ज़्यादा। अगर लॉजिकल बात करें तो केवल ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, फिर बाकी और आप पढ़ के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उसमें जो लॉजिकल सबसे बात की गई है, इसी पे बात की गई है, परसेप्शन चेंज करना चाहिए। उसमें कहा भी गया प्री रिक्विजिट क्या है कि परसेप्शन चेंज होना चाहिए, प्राइमरी सॉल्यूशन है कि परसेप्शन। ठीक है, तो आपको वो समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, तो आज 3 पैसेज, इसलिए 3 पैसेज के डिस्कशन में इतना टाइम लगा क्योंकि अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, तो ऐसे और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और भी अच्छे शॉर्ट जो मेजर्स हैं कि कैसे सॉल्व करें उसको लेकर आएंगे। आज 3 ही पैसेज रखते हैं, ठीक है, बाकी और भी पैसेज सॉल्व करेंगे। फिर मैथ के कुछ टॉपिक कर लेंगे तो हमारा सी सेट ईजिली निकल जाएगा। लेकिन जो मैं कॉम्प्रिहेंशन का करा रहा हूँ वो आप करके जाएंगे, आपका 90% एक्यूरेसी होगी, 90%। सो आप किंग बन जाएंगे अपने कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है, तो बताइएगा कि इसको कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत।